थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये शब्द बोले तो सारी जगह पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। जी हाँ, ये शब्द खुद एक जादू की तरह होते हैं। ये कोई बात नहीं है कि हम ये कहने से छोटे हो जाते हैं, लेकिन हाँ, खुशियाँ ज़रूर फैला सकते हैं। तो चलिए, ऑन सेइंग प्लीज़ का सेकंड पार्ट समझना और पढ़ना शुरू करते हैं। It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors or as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. ये ऐसा नहीं है कि बाकी के सारे कंडक्टर्स के मैं खिलाफ हूँ और एक ही कंडक्टर का मैं समर्थन करता हूँ। मेरे लिए तो सारे कंडक्टर्स अच्छे हैं और आदरणीय हैं, एक समान हैं। I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. यहाँ पे लेखक कहता है कि इसका एहसास, इस बात का एहसास कि सारे कंडक्टर्स अच्छे हैं, मुझे उस समय हुआ जब एक दिन मैंने बस तो ले ली, मैं बस में तो चढ़ गया, लेकिन अपना जो पॉकेट था, जो पर्स थी, वो तो मैं घर पे ही भूल आया था। सबको पता होगा कि अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति आती है या आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं तो आपका क्या हाल होता होगा। यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आया और मतलब यहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। या फिर एक इंसान जब ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि उसकी पर्स घर पे रह गई और वो बस में बैठा हुआ है, तो उसको इतना गुस्सा आता है, क्योंकि या तो आपको लोग मूर्ख समझेंगे या फिर समझेंगे कि आपने कंडक्टर को चीट करने के लिए, या आप बेईमान हैं। ठीक है, इसमें यू शुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज द कंडक्टर आईड यू कोल्डली एज मच एज टू से येस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक। अभी यहाँ पे देखिए, आपको इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, या ये आपके लिए उतना ही सहज है कि आप कंडक्टर को एक्सप्लेन करने जाते हो कि देखिए मेरा पर्स जो है वो घर पे रह गया, और कंडक्टर आपको वो एक लुक देता है और कहता है ये घिसी पीटी बातें तो मुझे मत कहो, ये तो सब मुझे वही रटा रटाया कहानी कहते रहते, किस्सा कहते रहते। मतलब वो कंडक्टर आपको, उसको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे वो ले लेता है। नाउ देन ऑफ यू गेट, और अभी आप निकल जाओ, आप अपनी बकवास बंद कर दो और आप जो भी झूठ बोल रहे हो उसको वैसे ही रहने दो, आप यहाँ से बस से उतर जाओ, ऐसे कंडक्टर आपको कह सकता है। And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience, perhaps, of missing your train or your engagement. तो यहाँ पे दूसरा कहता है कि अगर कंडक्टर मुझ पे नहीं चिल्लाता या मैं जैसे मेरे बुरी तरह से मेरे से बात नहीं करता, और कंडक्टर एक अच्छा इंसान अगर हम समझ के चलते हैं, तो वो क्या करेगा, आपको आराम से बोल देगा ठीक है भाई आप उतर जाओ, आपके पास पैसे नहीं है तो आप उतर जाओ, वो अच्छे से कहेगा। पर फिर भी आपके पास ये ज़रूरत होती है कि आप घर वापस जाए। क्यों घर वापस जाए? ताकि आप अपनी अगली जो ट्रेन है उसे मिस ना कर पाए, या आपके जो आगे के जो काम हैं उसमें कोई भी आप कह सकते प्रॉब्लम ना आए या उसको लेट ना हो जाए, इसलिए आपको घर वापस जाना ही पड़ेगा। हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस। मैंने क्या किया, मेरे दोनों पॉकेट्स देखे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें कॉपर्स नहीं थे। कॉपर्स ये मतलब ये एक मेटल है, पहले के ज़माने में वो जो पैसे हुआ करते थे वो कॉपर, मतलब वो कॉपर के हुआ करते थे। अभी भी हमारे पास जो पैसे हैं वो मेटल के होते हैं। तो उसने बोला मेरे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तो आई टोल्ड द कंडक्टर विद एन ऑनेस्ट a face as I could assume that I couldn't pay the fare. मैंने इतना मासूम चेहरा बनाया, अब क्या करे, पैसे तो थे नहीं, एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, पैसे तो नहीं थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उतर जाता हूँ। कंडक्टर ने क्या बोला, ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप उतरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारे टिकट निकाल देता हूँ, आप सिर्फ इतना बता दो कि आपको जाना कहाँ है।
He handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. उसने इस अंदाज में टिकट का बंडल निकाला उस कंडक्टर ने, मानो वह लेखक का टिकट कहीं का भी निकाल दे. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? ये उसका मुझ पर एक एहसान था, मुझे पता था वो मुझ पर एहसान कर रहा है. फिर भी मैंने उस कंडक्टर को अपना गंतव्य स्थान मतलब ये बता दिया कि मुझे जाना कहाँ है, ऐसा लेखक कहते हैं. तो कंडक्टर ने उनको टिकट दे दिया. You will see me, but where shall I send the fare? तो वापस लेखक उनसे पूछता है कि आपने तो मेरा टिकट जो है वो फ्री में दिला दिया, अब मैं इसका पैसा आपको कहाँ पे भेजूँ? ओह यू विल सी मी समडे, ऑल राइट. तो वो कंडक्टर खुशी खुशी कहता है कि अरे रहने दो, जब मिलेंगे तब आप मुझे उसका पैसा देना. ही टर्न टू गो. और वैसे ही कंडक्टर निकलने को हो गया. देखिए वो वहाँ पे खड़ा होकर अपनी स्तुति भी सुनने की ज़रा भी उसकी इच्छा नहीं थी, वो वैसे ही निकलने लग गए. And then luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling and the account was squared. तो लेखक कहते हैं जैसे कंडक्टर निकलने लगे वैसे ही लेखक के हाथ को एक पैसे का मतलब जो शिलिंग होता है, एक करेंसी, वो उनके जेब में उनको मिल गई. ये शिलिंग इतनी थी कि उनका टिकट आराम से उसमें पे ऑफ हो सकता था. तो उन्होंने क्या किया, वो शिलिंग उस कंडक्टर को दिया और जो अपना हिसाब था वो चुकता कर दिया. स्क्वायर का मतलब हिसाब क्लियर कर देना. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. तो लेखक कहते हैं कि अभी मेरे सिर के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था, मुझे अभी बहुत ही हल्का हल्का लग रहा था, लेकिन ये जो एहसास था मेरे को, वो उस एहसास से कम था जो एहसास मुझे उस अच्छे इंसान के बिहेवियर या उसके इतने अच्छे एक्शन से मिला था. उसके अच्छे इंसान को मिलने की जो खुशी थी वो बेहद ज़्यादा थी इस खुशी से कि मैंने मेरा हिसाब जो है वो चुकता कर दिया. अब मुझे टिकट के पैसे बाकी नहीं रहे देने के. A few days later, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Sorry, sir, he said. कुछ दिनों बाद लेखक के पैर की जो उंगली है उसको किसी ने तो भी कुचल दिया. अब जब उन्होंने गुस्से में उसकी ओर देखा तो उसने मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा कि मतलब सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई. आई नो दीज आर हैवी बूट्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फिट गॉट ट्रॉड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स. तो ये जो कंडक्टर है ये कहते हैं कि सर क्या हो गया ना, मेरा पैर खुद कुचल दिया गया था, मेरे पैर की जो उंगली है उसको बुरी तरह से किसी ने कुचल दिया था. लोग आते जाते मेरे पैर पे पैर दे के चले आते थे और इसलिए मैंने अभी क्या किया है, एक भारी भरकम बूट ले लिए हैं, शूज़ ले लिए हैं. और इससे क्या होता है कि मैं ही किसी न किसी के पैर के ऊपर पैर दे देता हूँ. इसलिए आई एम सॉरी सर. ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही डिडंट. लेखक कहता है कि उसका बर्ताव इतना अच्छा था उस कंडक्टर का कि भले ही उसने मेरे पैर पे पैर दे दिया था, मुझे पैर दुख रहा था, फिर भी मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगा है. आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम व्हेनेवर आई बोर्डेड हिज बस. तो लेखक कहता है कि मैंने उसके बाद हमेशा मेरा ये एक रूटीन हो गया था कि मैं उस कंडक्टर को देखता रहता था जब भी मैं वो बस में चढ़ता था. या बोर्डेड का मतलब होता है सवार होना. जब भी मैं उस बस में चढ़ता तो मैं उस कंडक्टर को देखता रहता था and found a curious pleasure in the constant good nature. तो मुझे ये बात पता चलने लग गई कि ये नहीं, ये आदमी सच में ही अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. लेखक कहते हैं कि वो एक ऐसा इंसान था जिसमें लोगों को मतलब आराम देने का या वो लोगों को अच्छा फील करने का एक खजाना था. वो अच्छे गुणों से ओत-प्रोत था. एक बार जब बारिश हो रही थी तब वो सीढ़ियों तक जाता, अगर बारिश होती तो वो सीढ़ियों तक जाता और लोगों को कहता कि भाई अंदर आके बैठ जाओ, अंदर जगह है. With old people he was as considerate as a son and with children as solicitous as a father. वो बड़ों के साथ
अच्छे से पेश आता था। तो अगर कोई बूढ़ा है या बड़ा इंसान है तो उसको वो एक समझदार बेटे का फ़र्ज़ निभाता था उनके साथ, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ वो मतलब उनकी पूरी केयर करने वाला एक फ़ादर का रूप ले लेता था। मतलब वो बच्चों को एक बड़े इंसान के जैसे अच्छे से संभाल के ले लाता था, और बड़ों के लिए वो एक बेटे जैसा था। ही हैड एविडेंटली अ peculiarly warm place in his heart for young people. जवान लोगों के साथ तो वो बहुत ही मतलब यंग लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छे से रह लेता था, और उनकी जो भी जोक्स वगैरह या जो भी आप कह सकते हैं हंसी मजाक उसमें भाग लेता था। अभी यहाँ पे देखिए, इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट। मतलब वो ये देखता था कि अगर कोई अंधा वगैरह उसके गाड़ी में चढ़ जाता था तो वो देखता था कि उसके लिए जगह बना के दे दे। बस यहीं तक नहीं रुकता था कि उसको बस में जगह बना के दे दे, पर वो देखता था कि जब उसका मतलब जगह जहाँ पे उसको जाना है वो जगह पहुँच जाता, उसका स्टेशन आता, तो वो क्या करता था, उस अंधे को आराम से नीचे उतार के फुटपाथ क्रॉस करके वहाँ तक लेके जाता था। He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner, or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a natural lesson in natural courtesy and good manners. लेखक कहते हैं कि कभी कभी वो क्या करता, कंडक्टर के वो बिल को बुला लेता, हो सकता है ये बिल उसका असिस्टेंट वगैरह हो, और अपने खुद की जगह पे मतलब कंडक्टर की जगह पे उसको खड़ा रहने को कहता, और खुद ये कंडक्टर उस अंधे व्यक्ति को रोड के उस पार या कोने तक या जहाँ उसे जाना होता उस अंधे व्यक्ति को वहाँ तक छोड़ आता। इसका तात्पर्य ये है कि उस कंडक्टर के होने से वातावरण प्रसन्नता और नेकी की भावना से प्रकाशित हो जाता, जिससे उस कंडक्टर के साथ किया गया सफ़र जिंदगी का एक अहम सबक सिखा कर जाता। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. यहाँ पे एक लेखक कहता है कि लेखक को जो बात सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई वह यह थी कि वह बड़ी ही आसानी से, वो जो कंडक्टर था वो बड़ी ही आसानी से अपना कर्तव्य निभा रहा था। अगर हम कहें कि बुरी आदतें अगर फैलती हैं, जैसे एक को देख के दूसरा भी बुरी करता है, तो वैसी अच्छी आदतें भी अपना प्रभाव डालने में सक्षम है। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे अगर हमारे पास कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो हम भी उसके साथ वैसी असभ्यता का व्यवहार करते हैं, पर ऐसे कभी बहुत ही कम होता है कि अगर कोई अच्छा इंसान आ जाए उसके साथ भी असभ्य व्यवहार किया जाता है। इट इज़ विथ मैनर्स एज विद द वेदर। ये जैसे कि आप कह सकते हैं शिष्टाचार के साथ होता है, आदतों के साथ होता है, वैसे ही ये वेदर्स के साथ भी होता है, मौसम के साथ भी होता है। Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and the cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. कीट कहता है, कीट ये हो सकता है कि लेखक का कोई एक फ्रेंड वगैरह हो, वो कहता है कि एक अच्छा दिन हमारी आत्मा को भी पवित्र कर देता है। जैसे एक उत्साही इंसान का रंग उदास आदमी पर उतरता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक आदमी उदास है तो वो अपनी उदासी भी भूल जाता है जब वो एक प्रसन्न इंसान से मिलता है या उससे उसकी बातचीत होती है। ठीक है, एंड सो इट वॉज ऑलवेज अ फाइन वेदर ऑन द पब्लिक कंडक्टर्स बस। इसका मतलब ऐसे होता है कि इसी तरह का वरदान उस कंडक्टर के पास भी था, ठीक है, जो एक दिन को अच्छा बना देता था। And his own civility, his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers, enlightening their spirits. He lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह से कंडक्टर
अपने शिष्टाचार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार और अच्छे मूड से सारे यात्रियों को संक्रमित करता था। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव संक्रमित करता था, मतलब सब जगह अपनी छाप छोड़ जाता था, मतलब सब में अपने कार्य से उत्साह और तेज भर देता था। तो उसका ये जो करना था, उसका ये जो काम था, वो एक टाइम पास नहीं था, लेकिन उसके एक जीवन का ये एक निवेश था, क्योंकि वो इतना प्रसन्न रहता था कि वो अपना काम जो है वो भी उसका हल्का हो जाता था, कि वो लोगों में एक उत्साह जागृत करता था, जिससे कि इस कंडक्टर का काम भी आसान हो जाता था। I have missed him from my bus route of later, but I hope that only means that he has carried his sunshine on the another road. लेखक यहाँ भी कहता है कि अभी कुछ दिनों से तो मुझे वो मेरे रोड पे नहीं मिल रहा है, मतलब जिस रोड से मैं सफ़र करता हूँ उस पे वो मुझे नहीं मिलता। हो सकता है कि वो अभी किसी और जगह पे अपना जो आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ें जो है, अपनी अच्छाई का फैलाव कहीं और कर रहा होगा। It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. तो लेखक कहता है कि उसकी इतनी अच्छी जो अच्छाइयाँ हैं वो एकदम से बंद नहीं हो सकती, कहीं पे उसके ऊपर कोई अब बुरी आंच नहीं आ सकती, लेकिन मुझे इसमें कोई गैर नहीं लग रहा, मैं कोई खेद नहीं करता हूँ कि मैं एक ऐसे कंडक्टर के बारे में लिख रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर ऑन द लोनली मूर। अभी देखिए मूर का मतलब होता है दलदल, तो वो कहते हैं जैसे वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने जो बुद्धिमत्ता के जो लेसन्स है, मतलब उन्होंने कुछ तो भी सीख ली थी, जैसे आप कह सकते हैं उनकी एक कलेक्शन है जो पुअर लीच गैदरर करके, लीच एक वो जौंक होती है जो दलदल में पाई जाती है, तो एक लड़का था जो उधर से वो लीच इकट्ठा करता था, तो उन्होंने अगर उससे कोई लेसन ले सकते, कोई सीखते हैं तो मैं क्यों ना करूँ। और हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. तो ये कहते हैं कि मुझे इसमें कोई गैर नहीं लगता कि आप किसी से भी अच्छे स्वभाव व अच्छी भावना या अच्छी चीज़ों की सीख लें, इसमें आप कहीं पे भी कम नहीं गिरते, आपकी जो महानता है वो कहीं पे भी कम नहीं होती। आप अगर किसी से नम्रता के कोई पाठ सीखते, कोई सबक सीखते हैं, तो इसमें आपका ही भला है। ये मत समझो कि वो इंसान बहुत छोटा है, मामूली है, तो उससे हम कौन से गुण सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर छोटा भी है तो भी उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweetens the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. इसका मतलब ये तो बस एक समझौता है जो कि छोटे मोटे शिष्टाचार के बीच में हम लोग करते हैं, ताकि जो वातावरण है वो ऐसे ही मधुर और सुंदर बनता रहे। अगर हमें जीवन को संतोषजनक और अच्छा बनाना है तो हमें शिष्टाचार को वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना होगा। We cannot get them back by invoking the law. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. इसका मतलब क्या होता है कि हमको अगर मोरल्स या जो नैतिकता है वो अगर वापस चाहिए तो हम उसको कानून को आह्वान दे के नहीं ले सकते, मतलब कानून के खिलाफ जाके या कानून को मोड़ तरोड़ मरोड़ के आप उससे आपकी नैतिकता वापस नहीं ले सकते। भले ही एक पुलिसमैन हो या एक आप कह सकते कानून हो, ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है, लेकिन ये उस एंजल से कम है। इसका मतलब ये उतने परफेक्ट नहीं है कि आपको नैतिकता मिला के दे दे। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट material attack, nor will the liftman's way of meeting moral afferent by physical violence help us to restore the civilities. कानून हमें शारीरिक हानि के विरुद्ध बचा सकता है और ना कि
मानसिक हानि के विरुद्ध। लेखक लिफ्टमैन की मारपीट या धकेल के अपने नैतिकता के अपमान का बदला लेने की जो उसने कोशिश की थी, उसकी इस बर्ताव का समर्थन नहीं करता। वे कहते हैं कि इसकी जगह पे लिफ्टमैन ने क्या किया रहना चाहिए था कि किसी और तरीके से, किसी और प्रभावशाली ढंग से उस पैसेंजर जिसने प्लीज़ नहीं कहा था उससे पेश आना था। शिष्टता इस वक्त काम आती। He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. I commend to the liftman a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavement of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give। देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेखक कहता है कि भले ही उस लिफ्टमैन को जो है वो एक जीत मिली हो, लेकिन वो असभ्य इंसान के ऊपर, लेकिन ये जो जीत है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतनी मायने नहीं रखती। आपको आपकी मानसिक जो जीत है वो चाहिए, आत्मीय जीत चाहिए। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि मैं अभी उस लिफ्टमैन को जो एक चेस्टरफील्ड की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उस ज़माने में जब लंदन की जो गलियों में सड़क के बाजू में जो फुटपाथ होता है वो नहीं हुआ करता था, वहाँ पे इस आदमी ने टुक द वॉल का मतलब होता है अपनी तरफ कर लेना। तो वो कहता है कि I never give the wall to scoundrels, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो चेस्टरफील्ड जो है उसको वो आदमी कहता है कि मैंने अपने हिस्से की जो दीवार है वो उसको नहीं दी रहती, और यहाँ पे लेखक कहता है कि चेस्टरफील्ड कहता है मैंने तो दी रहती, और वो यहाँ पे लिफ्टमैन को कहने की कोशिश करता है कि देखो उसने सिर्फ कहा कि मैं नहीं दूंगा और उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसी की जगह पे अगर लिफ्टमैन होता तो उसने क्या किया रहता, वो जो सामने वाला इंसान है उसको दलदल में ढकेल दिया रहता। जैसे लिफ्टमैन ने उसको लिफ्ट से ढकेल दिया था, वैसे ही इस इंसान ने क्या किया रहता, उसको मिट्टी में ढकेल दिया रहता, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, उसने सिर्फ कहा कि मैं उसको अपनी दीवार नहीं दूंगा। ये जो कहानी है ये लिखी है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। आई होप द स्टोरी इज़ क्लियर विथ यू। विल बी कमिंग विथ मोर सच स्टोरीज। डू कीप watching the channel. If you are not subscribed, do so. Bye.